नमस्कार, मैं हूँ रविंद्र सोनी और आप देख रहे हैं श्रद्धा की रिवीजन का यूट्यूब चैनल एस रविंद्र सर। एमपी बोर्ड क्लास 12th के साइंस के स्टूडेंट्स के लिए आज ये खास वीडियो है। इसमें हमने रसायन विज्ञान से संबंधित इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिए हैं, जो हमने आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा दोनों को ही ध्यान में रख करके ये क्वेश्चंस लिए हैं। तो आप सभी ध्यान से इन क्वेश्चंस को पढ़ें। ये जो वीडियो है इसमें हमने स्टार्टिंग की 5 यूनिट्स को शामिल किया है। इसके बाद आगे की यूनिट्स के लिए हम एक और वीडियो बनाएंगे और एक वीडियो और भी रहेगा जिसमें एक से लेकर के आपकी सारी यूनिट्स को हम कवर करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी इकाई विलयन के सांद्रण एवं उसके वाष्प दाब के संबंध के लिए उपयोगी है? तो इसका जो सही जवाब है वो है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज एक ऐसी यूनिट है जिससे विलयन के सांद्रण और उसके वाष्प दाब में संबंध को हम बता सकते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन है, अणुसंख्यक गुणधर्म निर्भर करते हैं। पहला ऑप्शन है विलय के कणों की प्रकृति पर, विलय के कणों की संख्या पर, विलय के कणों के भौतिक गुणों पर और कणों की प्रकृति पर। तो अणुसंख्यक गुणधर्म यानी अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाले, यानी कि ये ऐसे गुणधर्म हैं जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन से जलीय विलयन का अधिकतम क्वथनांक होगा? हमारे सामने चार ऑप्शन है, 1 मोलर NaOH, 1 मोलर Na2SO4, 1 मोलर NH4NO3 और 1 मोलर KNO3। इनमें से किसके लिए क्वथनांक उन्नयन जो होगा वो अधिकतम होगा, या हम कह सकते हैं कि क्वथनांक किसका अधिकतम होगा? NaOH में हम देखें तो दो ही आयन हैं, Na और OH नेगेटिव। Na2SO4 में 3 आयन हैं। अगर हम Na2SO4 को डिवाइड करें यानी कि इसको तोड़ दें तो हमें 2 आयन तो Na के मिलेंगे, Na प्लस के, और एक आयन हमें मिलेगा SO4 का 2 नेगेटिव। इसका मतलब हमें 3 आयन मिलेंगे यहाँ से। बाकी जितने भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं उनमें सिर्फ 2 ही आयन हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा कण Na2SO4 के होंगे। तो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, 0.0 मोल ग्लूकोज विलयन और 0.01 मोलर MgCl2 विलयन का हिमांक में अवनमन की तुलना करने पर होता है। देखिए, ग्लूकोज अगर हम लेंगे तो उसका केवल एक ही अणु रहेगा, जबकि MgCl2 जो हम देखते हैं तो Mg का एक आयन और क्लोरीन के 2 आयन, टोटल हमारे पास 3 आयन होते हैं, यानी कि जो हिमांक में अवनमन होगा वो लगभग 3 गुना होगा, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, KCl, NaCl और एवं K2SO4 के वान टॉफ गुणांकों के मान क्रमशः हैं। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि KCl में 2 आयन हैं, NaCl में भी 2 आयन हैं, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, मगर K2SO4 में 2 K के आयन हैं और एक आयन SO4 का रहेगा। यहाँ हमारे पास 3 आयन होंगे, इसलिए इसका सही जवाब होगा 2, 2, 3, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, समपरासरी विलयनों में क्या सेम होता है? विलेय और विलायक दोनों ही समान होते हैं या दोनों के परासरण दाब समान होते हैं? जैसा कि नाम है समपरासरी, इसका मतलब दोनों के परासरण दाब समान होंगे, यानी इसका भी ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, 18 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में विलय किया गया तो विलयन की मोललता क्या होगी? तो मोललता का जो फार्मूला आपको पता है वो होता है पदार्थ का भार यानी कि 18 और इंटू 1000 अपॉन पदार्थ का अणुभार ग्लूकोज का होता है 180 इंटू विलायक का ग्राम में भार, विलायक का ग्राम में भार हमारे पास है 500 से 1000 को डिवाइड करना 2 टाइम, 18 से 180 को कट कर देना आप 10 टाइम, 2 5 ज़ा 10 यानी 1/5 और 1/5 के लिए होती है 0.2,
यानी हमारा सही जवाब है 0.2 मोलल। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारी जल का हिमांक कितना होता है। तो भारी जल का हिमांक जो होता है वो 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सल्फ्यूरिक अम्ल का मोलर विलयन तुल्य होगा। तो देखिए मोलर विलयन जो तुल्य होगा वो ऑप्शन जो हमारे पास चार हैं, नॉर्मल विलयन, 2 नॉर्मल विलयन, n/2 विलयन और 3n विलयन। तो यहाँ पर जो संबंध होता है वो होता है मोलरता बराबर नॉर्मलता इंटू संयोजकता। मोलरता सॉरी मोलरता बराबर नॉर्मलता इंटू संयोजकता। नॉर्मलता इंटू संयोजकता होता है। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल की संयोजकता 2 होती है, इसीलिए इसका जो सही जवाब बनेगा वो होगा 2N विलयन, यानी 2 नॉर्मल विलयन इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है समपरासरी विलयन के समान होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आया था कि समपरासरी विलयन की क्या चीज़ समान होती है, तो वो होते हैं परासरण दाब। मगर यहाँ हमारे पास परासरण दाब इसका कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो समपरासरी विलयनों के मोलर सांद्रण भी समान होते हैं, यानी हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा मोलर सांद्रता, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्न में कौन अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। तो हमें पता है अणुसंख्यक गुणधर्म 4 होते हैं, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरण दाब और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। मगर यहाँ ऑप्शन में केवल वाष्प दाब लिखा है, इसलिए वाष्प दाब अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, यानी हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गैस की जल में विलयता निर्भर करती है। तो गैस की जल में विलयता जो निर्भर करती है वो गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही जवाब। और तापमान इस पर भी निर्भर करती है, गैस के दाब पर भी निर्भर करती है, यानी कि उपरोक्त सभी आंसर इसके सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। निम्न में कौन तापक्रम पर निर्भर करता है। तो हमें पता है कि तापमान से आयतन प्रभावित होता है और मोलरता में आयतन हम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मोलरता जो है वो ताप से प्रभावित होती है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यदि तनु विलयन की मोललता दुगनी कर दें तो मोलल अवनमन स्थिरांक का मान क्या होगा। तो मोलल अवनमन स्थिरांक जो है उसका मान आधा हो जाएगा। अब ये आधा कैसे होगा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कि मोलल अवनमन जो होता है यानी कि हिमांक अवनमन जो होगा वो होता है KF इंटू एम। अब यदि आपने मोललता दुगनी कर दी तो KF जो होगा वो डेल TF और ये m अपॉन में आ जाएगा, यानी कि दो गुना आपने लिखा है मोललता को, इसलिए हमने कहा KF जो होगा वो हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा कि KF हाफ हो जाएगा, यानी कि आधा हो जाएगा। ठीक है, तो यदि तनु विलयन की मोललता दुगनी कर देंगे तो मोलल अवनमन स्थिरांक आधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उत्प्रेरक परिवर्तित करते हैं। तो भाई उत्प्रेरक जो होते हैं चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, वो अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा को जो है परिवर्तित कर देते हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का अवशोषण अथवा उत्सर्जन अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि उत्प्रेरक केवल साम्यावस्था को शीघ्र स्थापित करने का कार्य करता है, अतः यहाँ ऊष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन ये अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल सांद्रता पर निर्भर करता है क्या। तो बिल्कुल भी नहीं करता है, क्योंकि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल जो होता है वो सांद्रता पर नहीं केवल समय पर निर्भर करता है, यानी प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया की में जो दर स्थिरांक होता है उसकी इकाई क्या होती है। तो जैसा भी मैंने बताया कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल
केवल समय पर निर्भर करता है, यानी कि इसकी इकाई प्रति सेकेंड होगी, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब एक अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता दोगुनी कर दी जाए तो अर्धायुकाल अप्रभावित रहे तो अभिक्रिया की कोटि होगी। तो अभी हमने कहा कि अर्धायुकाल सांद्रता पे निर्भर नहीं करता है। वो अभिक्रिया कौन सी होती है? वो होती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, यानी हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, यदि अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण 2 गुना कर दिया जाए तब शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल होगा। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल 2 गुना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो अर्धायुकाल होता है वो सांद्रता के समानुपाती होता है। तो सांद्रता को अगर 2 गुना कर देंगे तो अर्धायुकाल भी 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, धनात्मक उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा को बढ़ाता है, घटाता है, अपरिवर्तित कर देता है या बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। तो ध्यान दीजिए, धनात्मक उत्प्रेरक क्या करता है? अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान कम कर देता है ताकि अभिक्रिया तीव्र गति से हो जाए, यानी सक्रियण ऊर्जा का मान घटता है। इसके विपरीत ऋणात्मक उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा का मान बढ़ाता है, यानी इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि उत्प्रेरक क्या करता है कि सक्रियण ऊर्जा का मान कम करेगा तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, और जो उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा का मान बढ़ा देगा तो उसकी अभिक्रिया का वेग घटेगा। तो ऋणात्मक उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा का मान बढ़ा देता है, जबकि धनात्मक उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि किसी आयन की कोलाइडी विलयन में स्कंदन हेतु सामर्थ्य किस पे निर्भर करती है? तो आयन की कोलाइडी विलयन में स्कंदन हेतु सामर्थ्य उसके आवेश और मात्रा दोनों पर ही निर्भर करती है, यानी हमारा ऑप्शन डी जो होगा वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट आता है, यदि परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव और परिक्षेपण माध्यम ठोस हो तो कोलाइड क्या कहलाता है? क्या वो सॉल कहलाता है, जेल कहलाता है, पायस कहलाता है या फिर झाग कहलाता है? तो जब परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव और परिक्षेपण माध्यम ठोस हो तो ऐसे कोलाइड को हम कहते हैं जेल, यानी हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, सॉल में जो है वो ठोस और ठोस होता है, पायस के अंदर जो होता है दोनों द्रव होते हैं, और झाग के अंदर जो होता है वो आपके गैस और द्रव होता है। इसलिए यहाँ पे हमारा जो सही जवाब बनेगा वो जेल, यानी जेल के अंदर द्रव और ठोस दो अवस्थाएं होती हैं। नेक्स्ट आता है, रक्त पर आवेश कैसा होता है? तो रक्त पर आवेश ऋणात्मक होता है। तो हमारे खून में जो आवेश होता है वो ऋणात्मक प्रकृति का होता है। और रक्त का जो शोधन किया जाता है वो किससे किया जाता है या उसे क्या कहा जाता है? उसे विद्युत परासरण कहते हैं, स्कंदन कहते हैं, अपोहन कहते हैं या निस्पंदन कहते हैं। तो शोधन की जो प्रक्रिया होती है उसे हम अपोहन यानी कि डायलिसिस कहते हैं, यानी ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा पदार्थ धन आवेशित सॉल बनाता है? स्वर्ण, जिलेटिन, आर्सेनिक सल्फाइड या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा जिलेटिन। जिलेटिन जो होता है वो धन आवेशित सॉल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जल स्नेही कोलाइड का पृष्ठ तनाव होता है। तो जो जल स्नेही कोलाइड होते हैं उनका पृष्ठ तनाव हमेशा जल से कम होता है, यानी हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगर यहाँ द्रव विरोधी या जल विरोधी कोलाइड होता तो उसका जो पृष्ठ तनाव होता वो जल से अधिक होता। ठीक है, मगर यहाँ जल से नहीं लिखा है इसलिए पृष्ठ तनाव जो होगा वो जल से कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दूध एक कोलाइड है जिसमें क्या होता है? तो दूध पायस की कैटेगरी में आता है, यानी कि ये द्रव का द्रव में मिश्रण है। ठीक है, तो जो पायस होते हैं वो द्रव में द्रव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्वर्ण संख्या का संबंध किससे है? तो स्वर्ण संख्या का जो संबंध होता है वो न तो गतिज ऊर्जा से होता है, न गैस समीकरण से होता है और ना ही रेडियोधर्मिता से होता है। स्वर्ण संख्या का संबंध कोलाइड से होता है और इससे संबंधित हार्डी-शुल्ज का नियम भी दिया गया है। तो स्वर्ण संख्या का संबंध कोलाइड से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, कोलाइड विलयन का उदाहरण है बेंजोइक अम्ल का जलीय विलयन, यूरिया का जलीय विलयन, दूध
या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि दूध जो होता है द्रव का द्रव में कोलाइडी विलयन होता है, यानी इस प्रश्न का सही जवाब सी होगा, यानी कि दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ब्राउनी गति क्या है। कोलाइडी कणों का प्रकाश के कणों का प्रकीर्णन, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के कणों का प्रकीर्णन, या कोलाइडी कणों का टेढ़ी मेढ़ी पथ पर गति करना, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों का गति करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ब्राउनी गति जो होती है वो कोलाइडी कणों के टेढ़े मेढ़े मार्ग पर गति करने को कहा जाता है, यानी हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा बी, यानी कोलाइडी कणों का टेढ़े मेढ़े पथ पर गति करना, यही है ब्राउनी गति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्न में से पायस कौन है। तो अभी थोड़ी देर पहले प्रश्न आ चुका है, दूध, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भौतिक अधिशोषण की दर बढ़ती है। तो भौतिक अधिशोषण दर कब बढ़ती है, ताप में कमी होने पर बढ़ती है, या ताप में वृद्धि होने पर, या दाब में कमी होने पर, या सतह का क्षेत्रफल कम करने पर। तो भौतिक अधिशोषण की दर सदैव ताप में कमी होने पर बढ़ती है, यानी हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है ब्रेडिक आर्क विधि निम्न में से किसके कोलाइडी विलयन बनाने में प्रयुक्त नहीं होती है। तो ब्रेडिक आर्क विधि जो होती है वो प्लेटिनम, सिल्वर और गोल्ड का कोलाइडी विलयन बनाने में प्रयुक्त होती है, किंतु आयरन का कोलाइडी विलयन बनाने में प्रयुक्त नहीं होती है, यानी हमारा ऑप्शन बी सही है। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगली यूनिट्स को लेकर के आएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।